नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम फोर्थ व्यू में। मैं हूं वाहिद नसीम और साथ हमारे हैं प्रमोद पाहवा साहब। मौजू है हालात हाजरा, यानी कि हम बात उन तमाम छोटे छोटे टॉपिक्स पर करने वाले हैं जिसमें देखना है हमको कि तुर्की इजराइल में क्या चल रहा है, पाकिस्तान का क्या चल रहा है, भारत और चाइना का क्या चल रहा है। छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा आपको अपडेट कर लेते हैं, अपने आप को भी अपडेट कर लेते हैं, सूरत हाल जान लेते हैं कि दुनिया किस सिमत जा रही है। और सबसे पहले पावा साहब आपसे मैं सवाल करने जा रहा हूँ कि जिस तरह हमारे सीडीएस ने एक तरह से एक मुंह तोड़ जवाब देते हुए चाइना को कह दिया है कि हम लोग तैयार हैं, अगर बातचीत के टेबल पर बात नहीं निपटती है तो फिर यकीनी तौर पर हम मुंह तोड़ जवाब भी देंगे और अपनी जमीनें या अपनी चीजें जो कुछ भी है वटेवर हम वापस ले लेंगे। ये जो जवाब है, क्या आप इसको माकूल जवाब मानते हैं? ऐसे जी, ये तो एक हमने वो फिल्म देखी थी बॉर्डर। जी। तो उसमें सनी देओल कहता था कि युद्ध जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे नहीं लड़े जाते। तो ये अच्छा। रेडियो फ्रिक्वेंसी के युद्ध हैं, एक दूसरे को संकेत देने के युद्ध हैं, जिसका कोई मुझे नहीं लगता कि कोई असर चीन पर होने वाला हो या किसी दूसरे देश पर होने वाला हो। वो भी जानते हैं कि कई बार जानबूझकर अपनी जनता को दिखाने के लिए, अपनी जनता के लिए भी ऐसे बयान दिए जाते हैं और दूसरा देश ऐसे बयानों को अक्सर नजरअंदाज कर देता है। अभी तक हमारी डिप्लोमेटिक बात हुई है, डिप्लोमेटिक बात करते हैं तो वो कहते हैं जी आप मिलिट्री के बेसिस पे करो। जब हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जाते हैं तो वो कहते हैं जी ये तो सैनिक समाधान, इसका कोई संभव नहीं है बातचीत से, आप कूटनीति में जाओ। तो ये सब तो खेल खेल ही चल रहा है एक तरीके से, मुझे लग रहा है। लेकिन इसकी आड़ में आप ये देखें, जो सबसे चिंताजनक बात होनी चाहिए हमारे लिए, कि चीन धीरे धीरे अपने कदम वहां मजबूत करता जा रहा है और हम जितना लेट होते जाएंगे, जितना देर से कोई भी रिटेलिएशन करेंगे, उतना हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। आगे आने वाले समय में बर्फ पड़ने वाली है। ये भी हो सकता है कि हमारे जो सैनिक हैं या जो हमारी नीतियां हैं, उन्होंने ये सोचा हो कि चलो एक बार बर्फ पड़ जाए तो काफी कुछ दर्रे और काफी हमारी जो सीमाएं हैं वो प्राकृतिक रूप से ब्लॉक हो जाती हैं। 1971 में भी जब मानेक शॉ से मिसेस गांधी ने कहा था, तो भी उन्होंने यही कहा था कि मुझे 6 महीने का टाइम दीजिए, जब सर्दी का समय आएगा वो हमारे लिए ज्यादा माकूल होता है। लेकिन उसमें और आज के वक्त में बहुत बदल गया है। आज तो वर्दियां भी ऐसी आ गई हैं जो एयर कंडीशन है, जिसमें हीटर लगे होते हैं। आजकल तंबू भी ऐसे आ गए हैं जिसमें हीटर लगे होते हैं। और उसके अलावा सैटेलाइट ने भी बताया है, हमारे मीडिया ने भी बताया है कि वो वहां पर फाइबर बिछा रहा है। अब वो फाइबर बिजली के लिए बिछा रहा है या संचार के लिए बिछा रहा है, लेकिन कुल मिला के ये तो मानेंगे कि वो जो भी कर रहा है अपने कदम मजबूत करने के लिए कर रहा है। नहीं, मैं तो ये मुझे नहीं जवाब थोड़े लगता। सुनिए सुनिए, हाँ, जवाब तो मैंने सिर्फ ये मांगा था कि हमारे जो सीडीएस की तरफ से जवाब है तो क्या ये माकूल जवाब है, और हम वाकई हम तैयार भी हैं, और अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नहीं, अब इस आपके सवाल का सबसे पहला एक संशय यही होता है कि ये बयान किसके लिए दिया गया। अगर चीन के लिए दिया गया तो अलग बात है, अगर हमारी ही जनता, अपनी जनता के लिए दिया गया तो अलग बात है। क्योंकि मीडिया से लेके जनता में भी तो आवाज उठनी शुरू हो गई है कि हमारी जमीन चीन ने कब्जाई है, सरकार क्या कर रही है। ऐसा भी तो हो सकता जनाब, है कि चलिए सरकार आईवाश चलिए, कर रही हो। ठीक है ठीक है, ये तो आप मानते हैं कि सरकार आवाज कर रही हो। मैं मुझे अपने सीडीएस पर पूरा भरोसा है कि अगर इस बार डिप्लोमेसी से बात नहीं बनती है तो भारत यकीनी तौर पर मुंह तोड़ लद्दाख में जवाब दे देगा। तैयारी हमारी भी पूरी है, फौज पर हमें पूरा भरोसा है, और फौज के अलावा सीडीएस पर भी पूरा भरोसा है। बाकी सब पर भरोसा जो है वो अब जनता अपने आप देखे। खैर, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ साहब, ये तो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, क्या पाकिस्तान इस वक्त युद्ध चाहता है? क्या पाकिस्तान चाहता है कि जिस तरीके से दो दो तीन जगह पर मुझे पाकिस्तान फंसा हुआ नजर आ रहा है।
पाकिस्तान एक तरफ तो चीन उस क्राइसिस में है, बिन सलमान ने अपने पैसे वापस मांग लिए हैं, यूएई भी अपने पैसे वापस मांग सकता है। उसके अलावा एक भारी दबाव है पाकिस्तान के ऊपर कि वो सऊदी अरब की बात माने, क्योंकि भारत के हितों को नुकसान न पहुंचे। सऊदी अरब क्योंकि भारी इन्वेस्टमेंट जियो में करने जा रहा है, जिसके लिए उसने चीन के पैसे भी रोक दिए और पाकिस्तान के भी रोक दिए। मगर पाकिस्तान के 40 लाख लोग जो है सऊदी अरब में काम करते हैं। उन इमरान खान की इंटरनल पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी अगर इन सब लोगों को घर भेज दिया। एक ये दबाव है। उधर अफगानिस्तान से आए तालिबान की मीटिंग थी, उसमें भी अमेरिका और तालिबान और पाकिस्तान की नीतियों के बीच फौज के पास इमरान फंसा है। दूसरी तरफ जो है वो भारत की सीमाओं के साथ तनाव भी है। तो क्या आपको लगता है कि इतनी मुश्किलों में फंसे होने के बाद पाकिस्तान चाहेगा कि युद्ध करे? देखिए, पाकिस्तान के बारे में एक ही जुमले में सारी बात छोटे, पूरी हो हाँ जाती है जी जी। कि वो सबसे बड़े धूर्त हैं इस दुनिया के। वो हम्म दो की जगह वो दोनों हाथों में दो दो लड्डू रखने वाले लोग हैं और उनसे हम्म पूरा पाड़ना बहुत मुश्किल है। जहां तक लेबर की बात है, चाहे वो भारतीय लेबर हो और चाहे वो पाकिस्तानी लेबर हो, मैं तो दोनों को एक ही मानता हूं। कल तक हिंदुस्तान ही था और डीएनए भी हम्म एक है, दोनों की संस्कृति भी एक है। तो हम्म। सऊदी अरब की भी मजबूरी है कि वो हमारे मजदूरों को रखे, क्योंकि वहां इतनी गर्मी में और इतनी मेहनत कोई दुनिया का दूसरे देश का मजदूर नहीं कर सकता। वहां पे अच्छा, सड़कें मतलब बनाने कहने का के लिए। मतलब है इंडिया और पाकिस्तान के मजदूर बढ़िया क्वालिटी के मजदूर हैं। तो इतनी गर्मी में सड़कें या तो पठान बना सकता है या फिर हमारे आदिवासी लोग बना सकते हैं, हमारे यहाँ के लोग बना सकते हैं। बहरहाल अरब वाले तो नहीं बना सकते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हालांकि आपने हम्म मुझसे मध्य एशिया के बारे में पूछा और मिडिल ईस्ट के हम्म बारे में तो सब जानते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। मेरा सवाल ये है आपसे कि जैसे यूएई ने हम्म इजराइल को मान्यता दी या एक समझौता हम्म किया जिसको ट्रंप ने कहा कि इब्राहिमी समझौता है, हम उस हम्म। गहराई में नहीं जाते कि उसने क्या बोला है। ठीक इससे है। पहले भी सब जानते हैं कि इजराइल का और यूएई का बैकडोर से सारे काम चल रहे थे, बिजनेस भी चल रहे थे, आना जाना भी था। हम्म यूएई की मान्यता देने को लेकर उसके साथ जो ट्रंप के दामाद हैं किश्नर, उसने कहा कि हम्म 4 अरब के ममालिक और लाइन में लगे हुए हैं, जबकि उन अरब के देशों ने मना कर दिया कि नहीं, हमारी कोई फिलहाल स्थिति नहीं है, ना हम चाहते हैं, और अगर हम करेंगे तो फिलिस्तीन से करेंगे। तो ऐसी क्या मजबूरी है इजराइल के सामने कि वो अरब देशों से मान्यता लेना चाह रहा है, जबकि बिना मान्यता के भी उसका काम चल रहा था, उसको कोई थ्रेट नहीं थी। क्या दबाव, वो नहीं, ये क्यों हम दबाव दे रहे हैं सर? नहीं, ये आपको अगर ऐसा लगता है कि इजराइल अरब देशों से मान्यता लेने में बहुत इंटरेस्टेड है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बल्कि दिखाया ये जा रहा है। दिखाया इसलिए जा रहा है कि नेतन्याहू ये चाहता है कि वो इलेक्शन जब हो, जबकि वो हल्के उन्हें टालने की कोशिश कर रहा है, शायद टाल भी दिए हों। वो ये कोशिश कर रहा है कि जब चुनाव हों तो वो दोबारा जीत कर सत्ता में आए और उस पर लगे हुए भ्रष्टाचारों के तमाम आरोपों को वो किसी तरह सत्ता में रहते हुए निपटा सके। एक स्थिति उसकी कि वो कोशिश करेगा, रसिया से संबंध सुधर रहे हैं, चीन के साथ भी डील है और अरब ममालिकों को भी हमने लगा दिया है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो पूरी तरह से इस वक्त इसराइल में भी छाए हुए हैं और कोरोना के एंड पर काफी फेलियर नजर आए हैं। जो है नेतन्याहू, सड़कों पर भारी भीड़ है, लोगों का सही ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, चेकअप नहीं है, उसके बाद भी पाकिस्तान जैसे देशों से भी कोरोना की स्थिति को लेकर इसराइल बहुत पीछे चल रहा है, यानी पछड़ गया है केयरिंग को लेके। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं इस सत्ता पे कि आप जो है मतलब क्या इसराइल के ही प्रधानमंत्री हैं जो पूरी दुनिया को लीड करना चाहता है? तो ये पूरी दुनिया को लीड करने की अपनी सदारती कैपेसिटी की, यहूदियत की और ग्रेटर इसराइल की और मसीहा के रिसीविंग की तैयारियों के तमाम लालच, तमाम फ्री चीजें जो है नेतन्याहू जो है वो अपनी ही जनता को देने की कोशिश कर रहा है। एक बात। दूसरी बात कि ऐसे मौके पे अरब ममालिक क्यों धीरे धीरे, कुछ जुड़ गए हैं, कुछ जुड़ते चले जाएंगे, क्यों इस तरह नजदीक आ रहे हैं इसराइल के? इसराइल, वहां की जनता जो है, इन अरब देशों की जो जनता है,
पिछले 70 सालों में ये बताया गया है सबको कि इजराइल बहुत ताकतवर देश है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर देश है और ये कुछ भी कर सकता है, मोसाद कुछ भी कर सकती है। मोसाद एक दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है। अगर मोसाद ऐसे में इजराइल अरबों के साथ आ गया है तो तुर्की उनकी सत्ताएं नहीं छीन सकता, तुर्की ऑटोमन अंपायर को क्लेम नहीं कर सकता, तुर्की इनकी सत्ताओं को नहीं गिरा सकता। तो अपनी ही जनता को ये तासुर देने के लिए एक एंगल आता है और दूसरा एंगल पावा साहब ये समझ लीजिएगा जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि हम बात करते थे कि शुरुआती दौर में, उससे पहले भी मैंने अपने फोर टीवी पर बताने की कोशिश की थी। बहुत सारे सवालों के जवाब देते हुए मैंने कहा था कि देखिए, दुनिया में तेल बेस इकोनॉमी है। ये तेल बेस इकोनॉमी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी क्योंकि तेल अब नई तकनीकें आ गई हैं, नई चीजें, बैटरी, परमाणु एनर्जी, शैल्य एनर्जी, ये बहुत सारी चीजें एनर्जी के तौर पर आएंगी और आने के बाद जो है वो जो तेल की अहमियत है वो खत्म हो जाएगी। यानी तेल हर देश को सिर्फ उतना चाहिए होगा जितना उनके जो वेरिएबल इक्विपमेंट है उनमें इस्तेमाल आए, मिनिमम इस्तेमाल आए, जो उनकी डिफेंस सिस्टम में अभी तक उनके चूंकि बड़े महंगे इक्विपमेंट हैं तेल के बेस, उस पर इस्तेमाल हो। और हर देश में इतना तेल जो है वो कम से कम निकाला जाता है, लगभग छोटे मोटे देशों के पास रह जाता है ये व्यापार। बड़े देशों के पास अपना निजी फौज का खर्चा चलाने जितना तेल होता है और नहीं होता है। तो इतने सारे सेंटर बन गए हैं, तुर्की ने भी फाइंड आउट कर लिया है गैस और तेल। नंबर 1 दुनिया का तेल ना हुआ है इस वक्त रशिया। अमेरिका में अमेरिका नंबर 1 है, रशिया नंबर 2 है और सऊदी अरेबिया नंबर 3 आ गया है। देखिए, जो आप अमेरिका को नंबर 1 कहेंगे तो वो क्या कर रहा है, वो स्टॉक खाली कर रहा है। दो फर्क समझिएगा, अमेरिका के पास तेल नहीं होता है, रूस के पास अपना तेल है। यहाँ अमेरिका के पास जो भी तेल है उसने जो गल्फ से लूटा है वो तेल है। जो ISIS के बहाने जो कुछ भी गल्फ पे कब्जा करके इतने सालों तक उसने जमीन के अंदर जो है डिपॉजिट किया है, लूटा है तेल, वो ज़खायर है, वो इतना बड़ा नहीं है जिसको सिर्फ मार्केट खराब करने के लिए कुछ ना कुछ जो है इनके अरबों के नाक नीचे करने के लिए, ये सब उसकी तरफ से ड्रामेबाजी है। मैं मानता हूं कि रशिया नंबर 1 है तेल के मामले में, क्योंकि उसका पास अपनी गैस है, अपना तेल है। यहाँ पाकिस्तान के पास भी आप जानते हैं भारी डिपॉजिट है गैस और तेल के, जिन्हें वो कूटनीतिक कारणों के कारण, चूंकि जो सिंडिकेट है, जो जिनका डॉलर, गोल्ड, डायमंड और तेल पर कब्जा है, वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो पूरी दुनिया में कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति अगर इस पूरे गेम को बिगाड़ना चाहेगा तो उसकी जिंदगी बिगाड़ देते हैं, उसका देश बिगाड़ देते हैं। यहाँ जनाब आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के पास दरियाफ्त तेल होते हुए भी, यानी फाइंड आउट तेल होते हुए भी वो नहीं निकाल पा रहा है, गैस नहीं निकाल पा रहा है, और तुर्की ने ऐलान कर दिया का मतलब होता है वो बगावत करती है कि अब जाइए बाढ़ में जाए, 2023 बाढ़ में जाए संधि, हम तेल फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। और बाकायदा ग्रीक के साथ उसने लड़ाई की तैयारी कर दी है। आज ही आपको जानकर हैरत होगा कि जो उनका यरूशलेम पोस्ट अखबार है इजराइल का, उसमें उन्होंने संपादकीय लिखा है, आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल में उन्होंने ये बात की है कि हमारे सामने बिल्कुल ये ईरान कमजोर है, हम उससे निपट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तुर्की के सामने इजराइल निपटने की स्थिति में नहीं है और डायरेक्ट युद्ध की स्थिति में भी नहीं है। अलबत्ता उसने ऐलान किया है कि वो ग्रीक का साथ देगा, मगर इस बारे में ये कह देना कि हम तुर्की के साथ सीधे नहीं लड़ सकते हैं। तो उसने एक्सेप्ट किया है कि तुर्की एक पावरफुल कंट्री है और वो ये भी जानते हैं कि बैकडोर पर रशिया खड़ा है, उसके बाद S-400 है, उसके बाद जो है 15-16 के भी जो अमले हैं वो भारी हैं, और उसके बाद अपने टैंक भी हैं, खुद के बनाए हुए जहाज भी हैं, और भारी बड़ी फौज है, दुनिया के जो है 6 नंबर की फौज उसके पास मौजूद है। तो ये जो सूरत हाल है, तुर्की की एक बड़ा देश है, बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। लीबिया के साथ मिलकर जो उसने बहरे रोम में जिस तरीके से भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन में भी जिस तरह से मोर्चे खोल दिए हैं, उससे स्पष्ट होता है कि ये गेम बदल चुका है और जो दबाव साउथ चाइना सी में बनाया गया था उसको मेडिटेरियन सी में जो है शिफ्ट करवा दिया गया है रजब तैयब अर्दगान की तरफ से। आप जानते हैं कि मैंने कहा था कि ये रजब तैयब अर्दगान एक स्ट्रैटेजिक सिपा सलार के तौर पर पुतिन के उभरेंगे, जो हर मुश्किल में उनके काम आने वाले हैं। और ये बात इजराइल भी जानता है कि अगर तुर्की के साथ रशिया मिलकर आ जाता है, जब रशिया की फौजें सीरिया के अंदर, उसके बेड़े मौजूद हैं उसी इलाके के अंदर,
तो तुर्की से लड़ना मतलब तुर्की से लड़ना नहीं होगा, तुर्की से लड़ना सीधे रूस से लड़ना होगा। तो ये सिचुएशन में उनके पास ये स्थिति है कि अरब ममालिक और इजराइल सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और तुर्की से के बाद ऑटोमन अंपायर क्लेम को किसी तरह रोका जाए, सत्ताएं बचाई जाए। ये एक पैटर्न है इजराइल के साथ मिलने का। दूसरा पैटर्न है जनाब सीधे सीधे कि तेल बेस इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, तेल अपनी अपनी जरूरत का सब इस्तेमाल कर लेंगे, आने वाली जो दुनिया है उसमें बैटरी और दूसरे ऑप्शंस मौजूद होंगे। तेल बाजार जो ये निकाल रहे हैं, जितनी बड़ी फर्में लगा रखी हैं, उनमें से जितना तेल निकलकर सेल होगा वो तमाम घाटे का सौदा हो जाएगा। तेल निकालना भारी घाटे का सौदा साबित होगा आगे चल के। सऊदी अरब, अमीरात और तमाम देश जिन्हें ऐशो आराम की जरूरत आ पड़ी है, तो वो तमाम देश जो है इस वक्त आप मान लीजिएगा कि उस ऐशो आराम के बगैर जिंदा रह नहीं सकते, और उसे ऐशो आराम को बनाए रखने के लिए तेल से अलग हटकर एक अर्थव्यवस्था बनानी पड़ेगी, और वो अभी ये नहीं बना पाएंगे। यूएई एक जो क्योंकि कंज्यूम गल्फ में होता था और राउट होता था तमाम दुनिया के अंदर, एक अड्डा मंडी बनाया गया था यूएई को। अगर तमाम गल्फ जो है अपने आप को मंडी बना देंगे तो ये कंज्यूमर कहाँ से लाएंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन डूबेगी, यूरोपियन यूनियन के अलावा अमेरिका डूबेगा, इसके बाद अब एशिया के देश खड़े होंगे। गल्फ इससे जो है ऑलरेडी ये अरब देश इनके साथ दादागिरी के जरिए गुंडा मतलब जो है कहा जा सकता है कि दबाव में गुंडागिरी के जरिए मान्यता दिलवा देंगे। अभी आपको दिखाई देगा इजराइल के साथ पैक्ट करा देंगे, और पोम्पियो इस काम में लगे हुए हैं, चाहे बहरीन हो, सूडान हो, टूनिस को भी ला सकते हैं। तो बहुत सारे कंट्री को एक साथ लाएंगे इजराइल के साथ, और यहाँ ब्रिटेन, इजराइल, अमेरिका अरबों के साथ मिलकर रशिया, तुर्की, चाइना के खेमे से टक्कर लेने की कोशिश करते हुए नजर आए। ये स्ट्रेटेजी कामयाब रही। देखिए, एक तो बात ये है, मैं आपको क्योंकि आगे शायद समय भी कम बचे आपके पास, ये बता दूं कि देखिए तेल खत्म होने जा रहा है, तेल बेस इकोनॉमी खत्म होने जा रही है। इसका मतलब दुनिया की इकोनॉमी जीरो हो रही है, और फिर दोबारा से जब खड़ी होगी एक नए मॉड्यूल की अर्थव्यवस्था होगी, इसे कौन बाजी मारेगा? जिनके पास प्रोडक्शन होंगी, जिनके पास प्रोडक्शन की भारी कैपेसिटी सप्लाई करने की होगी, वो जीत जाएंगे। दूसरी तरफ जो है तेल बेस इकोनॉमी खत्म होने से अरब जो है वो कंगाली की तरफ बढ़ेंगे, और ये दुनिया में बजाय नौकरी देने के उल्टे नौकरी मांगते हुए नजर आएंगे। अगले 15 साल का आप तमाशा देखिए। यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन लोग भी एशिया और अफ्रीका के देशों में नौकरी तलाश करेंगे। 20 साल के अंदर ये कंप्लीट होना है, आप इससे बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। अब वो अर्थव्यवस्था 50 साल तक यूरोप और अमेरिका वापस नहीं लौटा पाएंगे। कुल मिला के वो भय, वो डर है। अगर एक तरफ तो ये हम अर्थव्यवस्था और कूटनीति और जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप समझ लीजिएगा कि धर्म के नाम पर जरूर जो है वो कुछ ना कुछ ड्रामे और युद्ध किए जाएंगे। वो चल रहा है और होगा। आगे इसके बारे में कुछ और नहीं, जैसे आपने बताया, ये सेम बातें, सेम आर्टिकल इजराइल की एक हर्ट्स करके आती है मैगजीन, उसमें भी यही छपा है। तो उसका तो ये कहना है, हर्ट्स का ये कहना है कि साउथ चाइना सी से अमेरिका बैकआउट हो गया है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें फंसा के, क्योंकि वियतनाम ने भी कल ऐसा एक आर्टिकल दिया है, उसने भी एक ऐसा बयान दिया है कि भारत चीन को लेके एग्रेसिव क्यों नहीं हो रहा। नहीं, वो तो जरा मैगजीन कौन सी है आपने जिसमें ये लिखा है कि ये जो मैंने बोला है वो लिखा है, वो कोई मैगजीन हर्ट्स करके आती है, उनकी न्यूज़पेपर है इजराइल का। तमाम दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा हर्ट्स को फाइंड करें और उसे देखें, जो मैंने बोला वही लिखा है क्या। अगर ऐसा लिखा होगा तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। चलिए आगे बोलिए। नहीं, इस तरीके का हर्ट्स में भी लिखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर्ट्स ने ही लिखा है, हर्ट्स ने भी लिखा है इसी तरीके का जो आप बता रहे हैं, उससे मिलती जुलती बातें वो भी बता रहा है। उसके साथ वो ये भी कह रहा है कि साउथ चाइना सी से धीरे धीरे वो बैकआउट कर रहा है अमेरिका। और वियतनाम ने भी ये आरोप लगाया है कि भारत चीन को लेके एग्रेसिव क्यों नहीं हो रहा, बजाय इसके कि वो अमेरिका को कहता या इजराइल को कहता। तो क्या आपको नहीं लगता सर कि हम साउथ चाइना सी में जितना हम तेजी से आगे बढ़े थे, जितनी हमने इंडो पैसिफिक कमांड बनाई थी और जो कुछ कर रहे थे, वो सब धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है या ठंडा किया जा रहा है? ये गलती तो नहीं हो गई हमसे? नहीं, देखिए, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं जनाब कि जो साउथ चाइना सी का एक गेम है, वो उस पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, आप और हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। इसमें चीन ने स्पष्ट कहा था कि भाई तुम लेके निकल जाओ, वरना
ये कागजी शेर हैं, इससे ये कुछ नहीं कर सकते। अलबत्ता वियतनाम और ये सब कुछ जो दिखेंगे, आपने और हमने क्या पहले दर्शकों को बताया नहीं था कि साउथ चाइना सी में अमेरिका डायरेक्ट चीन पर हमला करने की औकात रखता ही नहीं है? क्या हमने पहले से नहीं बताया था कि वो जो है भारत को फंसा के भाग जाएगा? क्या क्या ये हमारे लिए कोई नई बात है या हमारे दर्शकों के लिए नई बात है? तो जो अलबत्ता ये बाकी तो जो बाकी उसने बनाए थे, चाहे वो फिलीपीन हाँ था, वियतनाम था, ताइवान था, मनीला था, वो लोग भी हाँ बैकआउट कर गए, इसका मतलब। नहीं, एक बात याद रखिएगा कि तमाम ओशियान के छोटे छोटे देशों के इंटरेस्ट जो है वो साउथ चाइना सी में मौजूद है। वहाँ तेल और सब गैस के जखायर भी हैं और प्लस राहदारी भी है, बिजनेस का अड्डा है। वो नहीं चाहेंगे कि इस पूरी राहदारी पर जो है टैक्स वसूली का काम चीन करे और दादागिरी चीन की रहे और उनके अपने देशों की संप्रभुता चली जाए। हालांकि वो चीन के साथ भी व्यापार बनाए रखना चाहते हैं, अमेरिका के साथ भी व्यापार बनाए रखना चाहते हैं और यूरोप के भी। तो वो कुल मिलाकर लचर पचर देश है। जापान को छोड़ के बाकी कोई ऐसा देश नहीं है जिधर थोड़ा भी पलड़ा झुकेगा, सब उधर ही झुक जाएगा। आपने अभी एक बात और बताई कि आने वाले टाइम में तेल की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। इस चीज बिल्कुल। को सभी मान रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या सऊदी अरब जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, उसके साथ हम मिलकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या रिफाइनरीज लगा रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि आने वाली टाइम में हमने गलती कर दी है इन्वेस्टमेंट करके रिफाइनरीज लगा के, अगर वो यूजलेस हो जाएंगी, या जिन सेठों ने रिफाइनरी लगाई है उनको बैकफुट पे आना पड़ेगा? देखिए, आप इसमें एक बात समझ लीजिएगा कि ये भारत एक चूंकि बहुत बड़ा बाजार है और इसको एनर्जी स्टाइल को शिफ्ट करते करते काफी टाइम लगेगा, क्योंकि भारत के पास बहुत ज्यादा फाइंड आउट तेल नहीं है, थोड़ा बहुत असम में है या एक कुछ और रिलायंस ढूंढ रहा है चीजों को। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा हम लोग जो है किसी सिचुएशन पे जा पाएंगे और भारत का नुकसान होगा, क्योंकि भारत में अब सऊदी अरब बाजार ढूंढ रहा है कि अगर वो रिफाइनरी यहाँ फाइंड आउट करेगी तो कंज्यूमर भी भारत ही होगा और भारत सबसे बाद तक तेल का बायर बना रहेगा, इससे कोई दो राय नहीं है। तो इसमें मैं सऊदी अरब की दूरअंदेशी देखता हूँ और ये कामयाबी देखता हूँ कि जब उनको जो है पैसे की बहुत लाले पड़ेंगे तो उनकी इकोनॉमी बैठती चली जाएगी तेल बेस, तो भारत उनको काफी बड़ा सहयोग कर सकता है। इसी वजह से वो जो है पाकिस्तान का साथ नहीं दे पाएंगे और वो दूसरे ममालिक का भी नहीं देंगे। सऊदी अरब का जो मेजर इंटरेस्ट है वो भारत के साथ इसलिए बना रहेगा क्योंकि भारत लंबे समय तक सऊदी अरब के बाजार को सस्टेन कर सकता है, उनके तेल की बाइंग कर सकता है, क्योंकि एक तो चीन उनके हाथ से जा रहा है और दूसरी बात और बहुत सारे देश ये खेमे बन रहे हैं तो सऊदी अरब के हाथ से चले जाएंगे। यानी मैंने कहा कि जितनी बड़ी आरामको की इंडस्ट्री है ना, उस इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉय हैं उनको वो शॉर्ट आउट लिस्ट करने पड़ जाएंगे, उनके खर्चे उन्हें कम करने पड़ जाएंगे, वरना उनके जितना तेल वो निकालेंगे वो उससे डबल कीमत में उनको घर पड़ने लगेगा। तेल से अब उनके घर चलने वाले नहीं है, तो उन्हें तरह तरह के फंडे अपनाने पड़ेंगे, जिसमें वो भारत में भी खोज रहे हैं। लेकिन आज की डेट में तो चीन सबसे बड़ा तेल का खरीदार है सऊदी अरब का। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब कभी चीन के खिलाफ चला जाएगा? मुझे तो नहीं देखो, एक लगता कि बात वो। आपको एक बात आप मत भूलिएगा, बिल गेट इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है। बिल गेट ही रिलायंस के साथ 4.7 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करके वो रिलायंस इंडस्ट्री में, फाइबर में, जियो में, सब जगह शामिल हो रहा है। दूसरी बात ये मत भूलिएगा कि बिल गेट के पार्टनरशिप में जो है सऊदी अरब के शेख भी हैं, सऊदी भी है और बहुत सारे ममालिक हैं, उसमें इजराइल भी है, उसमें ब्रिटेन भी है, उसमें अमेरिका का तो बहुत सारा मुनसर करता है। और ये सब कुछ बिल गेट के साथ मिले हुए एक सिंडिकेट का हिस्सा। मैंने इसीलिए बताया था कि सिंडिकेट के लोग बड़े छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं और उनको कोई टाल नहीं सकता, उनकी बातों को टाल नहीं पाता है, तो चाहे वो भी नहीं टाल पाता है, नहीं तो सत्ताएं बदल दी जाती हैं। तो इतने ताकतवर देशों लोगों के लिए, और ये तो आग के ढेर पर बैठे हैं सऊदी के शेख, क्योंकि ये इनकी जनता जिस दिन भी अगर इनको मौका मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कि वहां स्प्रिंग या रिटेलिएट होने में या सत्ता को बाहर खींचने में उनको ज्यादा देर लगेगी, क्योंकि सत्ता और जनता के बीच में भारी मतभेद है। सिर्फ वो चूंकि काम नहीं करते, उनको मुफ्त मतलब जो है सरकार की मदद से बहुत कुछ मिल जाता है, कुदरती तौर पर जमीन में से बहुत कुछ मिल जाता है, काम करने लायक वो बचे भी नहीं है। एटीट्यूड उनका चेंज हो गया है पूरी तरह से। अब वो बेसिकली बड़े, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, मगर सच्चाई ये है कि आज वो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं
और काम करके खाना उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। ऐसे में बांग्लादेश, भारत और कई देश ऐसे जहां पर जो लिबरल टाइप के देश हैं, जहां पर सब कुछ की जा सकती है, वहां उनसे सवाल पूछने वाला कोई ना हो, ऐसे देश इनके लिए काफी मुफीद होंगे। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा भारत और हमारे भारत के नागरिक पूरी दुनिया में फैल जाएं। और हम ग्रेटर इजराइल की कामना तो नहीं करते, लेकिन ग्रेटर हिंदुस्तान की कामना तो कर सकते हैं। जी जी, मेरी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और प्रोग्राम को जो है नाज़रीन यहीं पर खत्म कर लेते हैं, बस ये बताते हुए कि जो फिलहाल की सिचुएशन है, थोड़ा बहुत आपको आगाह करा दिया, कुछ बता दिया, कुछ छुपा लिया, कुछ कह दिया, कुछ बाकी बता अपने दिया। अपने सवाल मैं दर्शकों से चाहता हूं कि वो अपने सवाल कमेंट्स में जरूर लिखते रहें और अपने जी, क्वेश्चंस उठाते रहें, जिससे हम उत्तर पावा देंगे। पावा साहब की बात पर जरा गौर करिएगा, जो वो कह रहे हैं उनका जवाब दीजिएगा, सवाल कीजिएगा, पावा साहब आपको जवाब देंगे। मुझे इजाजत दीजिए।